हेलो। आवाज आ रही है बच्चों? गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक इन दिस लेक्चर। तो बच्चों, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली प्रॉब्लम है, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, तो हो सकता है शायद आपको आवाज़ का कुछ इशू हो। ठीक है, तो एक बार मुझे क्लेरिफाई कर देना कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है क्या, क्योंकि आज ये चैप्टर मैं ख़त्म करने वाला हूँ जिसका नाम है वन डायमेंशनल मोशन। फिर कल से हम लोग टू डायमेंशन मोशन की बात करेंगे। मैंने कल से कुछ ग्राफ के बारे में आपको दिखाना शुरू कर दिया था, तो मैंने आपको एक दो ग्राफ बनवाए भी थे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। अब कुछ और ग्राफ हम लोग आज बनाएंगे और बहुत सारे ग्राफ के साथ में ये समझेंगे कि आखिर ग्राफिकल क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे डील किए जाते हैं। तो जैसे मैंने दो ग्राफ तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कल बनवाए थे। आज और हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सपोज जैसे मान लो ग्राफ नंबर 3, मतलब थर्ड टाइप का जो ग्राफ है वो कैसे होता है वो समझते हैं ना। तो थर्ड टाइप का ग्राफ जैसे मान लीजिए कि ये तुम्हारे पास एस है, ये तुम्हारे पास टी है, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास एस है, ये तुम्हारे पास टी है। ऐसा ये हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह थीटा एंगल पे इसने प्रोजेक्शन शुरू किया। ये इनिशियल डायरेक्शन है, ये फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, ये फिर डायरेक्शन चेंज हो गई ना, ये ना। तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो थीटा डिक्रीजेस, थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है बेटा। आप खुद देखो, झुकाव बढ़ रहा है ना। तो थीटा डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष हो रहा है? टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में देख लो आप। सो वी कैन से दैट अब थीटा अगर घटेगा तो टेन थीटा जो है वो भी ऑल्सो डिक्रीज है, वो भी घटेगा, बिकॉज टेन जो होता है वो साइन पर डिपेंड करता है, और थीटा घटने पर साइन की वैल्यू ऑटोमेटिकली घट जाती है। ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये जानते हैं कि एस और टी कर्व में टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है डी एस अपॉन डी टी। अब अगर टी घट रहा है, अब हम जानते हैं कि ये बराबर किसके होता है? वी के। अगर टी टेन थीटा घटेगा, तो टेन थीटा घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी ऑल्सो डिक्रीजेस। सो दिस ऑल्सो डिक्रीजेस, दिस ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये बात तो खैर सही है। ओके, विद रेस्पेक्ट सो इट इज शोन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो this shows नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट्स इट। अगला ग्राफ चलो समझते हैं, ग्राफ नंबर 4। अगर मैं बोल दूं कि एस और टी में कर्व ऐसा बनेगा, मान लो जस्ट लाइक दिस, तो ऑब्वियसली बात है इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि एस की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। किसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये मानते हैं स्लोप तो बिल्कुल भी नहीं है, थीटा की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब टेन थीटा जो है वो भी क्या है? जीरो है। मतलब स्लोप तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। स्लोप नहीं है, सो स्लोप का मतलब क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी एस अपॉन डी टी, विच इज द वेलोसिटी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो पार्टिकल इज इन द रेस्ट। क्या हो गया इसका मतलब? पार्टिकल इज इन द रेस्ट, मतलब वो स्थिर अवस्था में है। पार्टिकल, पार्टिकल कैसा है बेटा? वो स्थिर अवस्था में है। आप खुद देखो, टाइम बढ़े जा रहा है बट एस की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। वो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में है। चलो अगला ग्राफ देखते हैं। इसका मतलब बताओ, ये थीटा है, ये टी है, ये एस है। तो इस पूरे ग्राफ में टेन थीटा की वैल्यू तो फिक्स ही है, चाहे आप कहीं चल जाओ, यहाँ चल जाओ, यहाँ चल जाओ, यहाँ चल जाओ, कहीं चल जाओ, टेन थीटा की वैल्यू इस ग्राफ में क्या है? फिक्स है।
इसका मतलब थीटा जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब tan थीटा जो है वो एक तरह से फिक्स हो गया, थीटा कांस्टेंट हो गया, तो ये मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव। स्लोप आप देख लो नेगेटिव जा रहा है, आप खुद देखो, टाइम घट रहा है तो एस बढ़ रहा है, टाइम घट रहा है तो एस बढ़ रहा है, तो हमारे पास स्लोप जो है वो नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी विच इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी विच इज स्लोप, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास फिक्स हो जाएगा। इसे बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन विद नेगेटिव स्लोप, यूनिफॉर्म मोशन। इस तरीके से तुम इसको पढ़ सकते हो। अगला ग्राफ देखो, पैराबोलिक ग्राफ है। अब आपको एक ट्रिक समझाता हूँ, देखो पैराबोलिक ग्राफ में समझना। पैराबोलिक ग्राफ जब भी आ जाए ना, तो इसका मतलब ये समझना कि पैराबोलिक ग्राफ का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कोई भी पैराबोलिक ग्राफ हो, अगर आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो कांस्टेंट आएगा। मतलब जैसे मान लो ये एस और टी के बीच में है, तो डी एस अपॉन डी टी एक डेरिवेटिव है, मतलब वेलोसिटी, वो कांस्टेंट आएगी, ये बात श्योर है। ठीक है, तो वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। चाहो तो लिख लो, पैराबोलिक शेप का डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या बोला मैंने, पैराबोलिक शेप का डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ का मतलब मैं समझाता हूँ। अब आपको पता करना है कि ये ग्राफ किस तरह से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ, ये बात तो श्योर है, ये ग्राफ ये बात तो श्योर है कि एस प्रोपोर्शनल टू टी का ग्राफ तो नहीं है, क्योंकि अगर ये एस प्रोपोर्शनल टू टी का ग्राफ होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता, ये तो बात श्योर है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें पावर ज्यादा है, या तो एस की पावर ज्यादा है या फिर टी की पावर ज्यादा है। सिंपली एस प्रोपोर्शनल टू टी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तो आप मानते हो, ठीक है। अब बच्चों एक ट्रिक समझाता हूं मैं आपको, लिख लो, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लिखो, पेराबोला का मुंह, मुंह मतलब ऐसा, पेराबोला का मुंह जिस तरफ खुलता है, पेराबोला का मुंह जिस तरफ खुलता है उस तरफ पावर कम होती है। पैराबोला का मुंह जिस तरफ खुलता है उस तरफ पावर कम होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एस की तरफ खुल रहा है, तो ये जो ग्राफ है इसमें एस की पावर कम होगी और टी की पावर ज्यादा होगी, मतलब कि ये ग्राफ एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो इस पैराबोला का मुंह टी की तरफ खुल रहा है, तो ये होता एस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी। तो जिस ओर मुंह खुलता है ना बेटा, उस ओर पावर कम होती है। सिंपल सी ट्रिक है, और ये फैक्ट भी है, कोई ट्रिक वाली बात नहीं हो। तो पावर के बेस पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी, सॉरी एस का वैल्यू बढ़ेगा, टी का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इस तरह से वो टी की तरफ झुका होगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि एस प्रोपोर्शनल टू टी इसमें हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं ये ग्राफ सिंपली एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर का है, तो उस स्थिति में जो टेन थीटा होगा इसका, वो जाएगा डी एस अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू टू टी, मतलब वेलोसिटी आपकी टू टी के बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः v और t के मध्य ग्राफ रेखीय होगा, दैट इज द ग्राफ बिटवीन v एंड t इज लीनियर। आ गया ना v प्रोपोर्शनल t, क्या लिखा मैंने, नीचे लिख लो, दैट इज
द ग्राफ बिटवीन v एंड t इज लीनियर स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिख लो। समझने की बात, ये कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइन का। ये कांस्टेंट हो गया, तो v प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ जो भी हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सारे ग्राफ थे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के, विस्थापन और समय के। अब हम लोग ग्राफ की बातें करेंगे, वेग व समय के ग्राफ की बातें करेंगे। वेग और समय में किस तरह से ग्राफ बनते हैं, उनके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, उसका स्लोप क्या होता है, उस चीज को समझते हैं। तो लिखो वेग समय ग्राफ। इसमें देखो, जैसे मान लो मैं तुम्हें कुछ ग्राफ दिखाता हूँ। मैं तुम्हें कुछ ग्राफ दिखाता हूँ, उसका स्टडी करना है ना। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। मैंने 5 ग्राफ बना दिए। मैं अलग अलग ग्राफ नहीं बनाऊंगा, मैंने जो कंडीशंस बनाई थी वही एक ही ग्राफ में प्लॉट कर दी, वी और टी के बीच में। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 एंड द लास्ट कंडीशन 5। इन पांचों कंडीशन का हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट वाले सेक्शन में करवाया था। मैंने यहाँ पर एक साथ ही बना दी सारे ग्राफ। नंबर एक कंडीशन में क्या है, देखो टेन थीटा की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि थीटा फिक्स है। थीटा फिक्स है इसलिए टेन थीटा फिक्स है, और वो नेगेटिव स्लोप के साथ में है। यहाँ पर हमारे पास हुआ क्या कि डेरिवेटिव जो स्लोप है वीटी कर्व का, वो डीवी अपॉन डी होता है, डीवाई अपॉन डी के जरिए, और उसको एक्सेलरेशन मतलब त्वरण कहते हैं। तो इसका त्वरण जो है ना वो फिक्स है, और वो त्वरण जो है वो नेगेटिव में है। नेगेटिव त्वरण का मैंने आपको फिजिकल मीनिंग बताया था। इसका मतलब होता है मंदन, रिटार्डेशन। तो जब कोई भी त्वरण नेगेटिव होता है, इसका मतलब उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, रिटार्डेशन मतलब मंदन। और यहाँ पर भी जब ए का वैल्यू फिक्स है, तो इसे हम क्या बोल देंगे कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब समान मंदन, समान मंदन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है। दूसरा देखना, दूसरा ग्राफ में देखो आप, मुंह का खुला हुआ है ग्राफ का। ग्राफ का मुंह वी की तरफ खुला हुआ है, मतलब वी की पावर कम है और टी की पावर ज्यादा है। वी की पावर कम है, टी की पावर ज्यादा है, इसके दूसरी तरफ ग्राफ क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये तो सिखाया था मैंने आपको। वी का जहाँ भी मुंह खुला होता है ना, उस तरफ पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो अब हम लोग, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन देखना चाहूँ, वैसे इस ग्राफ में आप देखो थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब टेन थीटा जो है ना वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा। जब टेन थीटा बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, वो भी घटता बढ़ता रहेगा, खैर वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक्सेलरेशन की बात जब आएगी तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बात बोलेंगे वो ये बात हो जाएगी कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है विच इज द डी वी अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टू टी, मतलब कि ए प्रोपोर्शनल टू टी।
अगर मैंने आपको बोला इसके सेम वही फंडा है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ए और टी के बीच में ग्राफ एकदम लीनियर बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो वो स्लोप हो जाएगा डी अपॉन डी टी विच इज कॉन्स्टेंट। तीसरे तरीके का ग्राफ जो है ना, वो है आपके पास में स्ट्रेट लाइन। थर्ड ग्राफ जो है वो है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में आप देखो थीटा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब टेन थीटा जो है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका फिजिकल मीनिंग है यूनिफॉर्म, एक समान त्वरण। कहाँ है नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म इसलिए बोला क्योंकि वो लगातार बढ़ रहा है ना, फिक्स थोड़ी है। एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता और v प्रोपोर्शनल टू t होता तो वहां पर वो यूनिफॉर्म होता, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट लाइन है। और एक्सेलरेशन क्या होता, कांस्टेंट होता, तो वो लीनियरली इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पर तो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन, इस वजह से। तो ये यूनिफॉर्म हो गया बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नीचे वाले में। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, दैट्स इट। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ए और टी के बीच में तो एक यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट। चौथे नंबर का ग्राफ देखो, इसमें मुंह किस तरफ खुला हुआ है, तो इसमें मुंह जहाँ खुला हुआ है वो टी है। इसलिए यहाँ मतलब यहाँ पर टी जो है उसकी पावर कम होने वाली है और वी की पावर बढ़ेगी। तो वी की पावर बढ़ेगी मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। वी इज इक्वल टू टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीजेस with respect to time. So tan theta also decreases and acceleration also decreases because acceleration बराबर ही है। तो जब ये घट रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा ना। जब भी एक्सेलरेशन घटता है बढ़ता रहेगा। हाँ टाइम डिपेंडेंट है। अब देखो चौथे नंबर, तीसरे नंबर वाले केस में टाइम पे इंडिपेंडेंट हो गया इसलिए वो यूनिफॉर्म हो गया। चौथे नंबर के केस में वापस क्या हुआ, वापस से वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया बिकॉज वहां पे फिर इंडिपेंडेंसी आ गई। पांचवा और लास्ट कर्व है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। पांचवा और लास्ट कर्व है, उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो थीटा जीरो। खत्म काम। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। इसे हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म। अब आपके ना एक तरह के सवाल इधर आते हैं ग्राफ में से, वो ये आते हैं कि मतलब एस टी कर्व दे देगा, वी टी कर्व पूछ लेगा, फिर या फिर कोई दूसरा कर्व दे देगा और कोई दूसरा कर्व पूछ लेगा। इस तरीके के सवाल बड़े आते हैं। अरे सोने, तुमने वो अल्फा डी के वाली फाइल कंप्लीट कर दी क्या?
गुड, वेरी गुड। ओके, अब अगला सवाल देखो कैसा आता है। यदि ग्राफ एस टी दिया हो तथा वी टी पूछे तो अब देखो कैसे करना है इसको। तुमको एस टी दे रखा है उसने, मतलब एस और टी में ग्राफ दे रखा है इस तरीके से। ये मान लो तुम्हें ग्राफ दे रखा है, तो तुमको समझ में आया ना, थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। साफ साफ दिख रहा है कि थीटा इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एस की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसलिए एस की पावर कम हो जाएगी। ठीक है, इसको डेरिवेटिव कर दो बस, रिलेशन जैसे निकल जाए। सबसे पहले ग्राफ को देख के रिलेशन निकालना है आपको एस और टी में। रिलेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कांस्टेंट ग्राफ होगा या कोई पैराबोला होगा, तो पैराबोला में जिस तरफ मुंह खुलता है उस तरफ पावर कम होती है। तो यहाँ पर एस की तरफ मुंह खुलेगा तो एस की पावर कम होगी एस कंपेयर टू टी। तो इसीलिए एस इजिकल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो डी एस अपॉन डी टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा टू टी। तो यही तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी। तो यहाँ से वी और टी में संबंध निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टी प्लॉट करना है, यहाँ पे वी प्लॉट करना है। तो वी प्रोपोर्शनल टू टी मतलब एक स्ट्रेट लाइन कर बनेगा, सिंपल। दूसरा ग्राफ और देख लो, उल्टा भी हो सकता है। उल्टा इन द सेंस ये कि अब की बार मुंह इधर खुले, तो थीटा जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, पर जहाँ मुंह खुलता है वो पावर ज़्यादा होती है, तो एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी हो जाएगा, ये कम पावर का हो जाएगा। तो डी एस अपॉन डी टी जो होगा इस स्थिति में वो हो जाएगा अ, क्या बोलते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एस स्क्वायर इक्वल टू जी, तो टू एस डी एस टी टी अपॉन इज इक्वल टू वन, फिर डी टी। टी के रेस्पेक्ट में किया है ना आपने, तो ठीक है, ये तो वन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा वन इस तरीके से। तो ये तो टी पे जो है सीधा साधा एक ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये v प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एस। ठीक है, तो मतलब वही हो गया कि प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट टी। तो टी का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा, नेगेटिव की साइड में जाएगा ये। ठीक है, टी का वैल्यू बढ़ेगा तो पैराबोला टाइप बनेगा, ये टी वैल्यू बढ़ेगा तो ऐसा बनाना पड़ेगा आपको ये। टी की वैल्यू जीरो तो वी की वैल्यू इन्फानाइट। हम्म, और इसका स्लोप भी चेक करना पड़ेगा, इन्फानाइट से तो ये ग्राफ आएगा। इन्फानाइट से आएगा, बट इसका स्लोप अगर मैं चेक करूँ मान लो,
ऐसा बनेगा, थोड़ा स्लोप उठेगा नीचे की तरफ, है ना। वी की पावर, टी की पावर तो खैर कम है ही सही। हाँ, तो पैराबोला बनेगा, उसमें टी की तरफ मुंह खुलेगा। सही है, टी की तरफ मुंह खुलेगा, क्योंकि टी की पावर कम रखनी है हमको। तो ये ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ ऐसा बनेगा। हाइपरबोलिक बनेगा क्या? यू, हाइपरबोलिक कैसे बनेगा? वाई स्क्वायर इज टू एस, इस तरह ग्राफ होता है तो हाइपरबोलिक का इधर बन गया एस और टी में, वी और टी थोड़ी बनेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 as या 2 as जो भी होता है, वो फॉर्म तो आपकी यहाँ बन रही है ना एस और टी कर्व में। वी और टी कर्व में तो ऐसा बनेगा ना, सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। हाँ, तो ये बिल्कुल एस, एस टी कर्व तो हाइपरबोलिक ही है। एस टी कर्व तो हाइपरबोलिक ही है, वो बात सही है। ये बड़े, अब आपको ये पहचानना है, कुछ ग्राफ में आपको दूंगा, वो ग्राफ संभव है या नहीं है वो आपको देखना है। निम्न ग्राफ संभव है या नहीं, लिखो निम्न ग्राफ संभव है या नहीं। बताओ, क्या ये ग्राफ संभव है? इज दिस पॉसिबल? बताओ बताओ। वेरी गुड। ये ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि एक ही समय पर एक वस्तु के दो वेग नहीं हो सकते। क्योंकि या तो वो एक वेग से चलेगी या फिर दूसरे वेग से, कोई ना कोई एक वेग लेना पड़ेगा उसको। ये ग्राफ संभव नहीं है, लिख लो कारण। यह ग्राफ संभव नहीं है क्योंकि एक ही समय पर कोई वस्तु दो वेग प्राप्त नहीं कर सकती। एक बार बताओ, मैं तुमको बोलूं तुम बाइक चला रहे हो, 5:55 पे तुम्हारी बाइक की स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा? या तो 20 या 40, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है ना। समझ रहे हो? गुड, समझ गए तुम। तो लिख लो ये ग्राफ संभव नहीं है क्योंकि एक ही समय पर कोई वस्तु दो वेग प्राप्त नहीं कर सकती। दूसरा बताओ। ये बताओ ये संभव है कि नहीं है? इज दिस पॉसिबल और नॉट?
ये भी संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही समय पे एक वस्तु दो जगह स्थित नहीं हो सकती। तुम थोड़ी जादूगर थोड़ी हो कि तुम वो थोड़ी हो, क्या बोलते हैं, देवता थोड़ी हो, एक ही समय पे दो जगह, या कोई परी नहीं हो, परी, परियां होती है ना, एक ही समय पे दो दो जगह पाई जाती है, मंदिर में भी है और चौराहे पे भी खड़ी है। तो ऐसा तो परियों में होता है संभव। तो ये संभव नहीं है, लिख लो, ये ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि एक ही समय पर कोई वस्तु दो दूरियां या विस्थापन प्राप्त नहीं कर सकती। लिख लो, ये ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि एक ही समय पर, क्योंकि एक ही समय पर कोई वस्तु दो दूरी या विस्थापन प्राप्त नहीं कर सकती। लिख लिया, आगे बढ़ो। तीसरा ग्राफ बताओ, संभव है कि नहीं है। ये बताओ, ये ग्राफ संभव है या नहीं है। नहीं है, वही बात है, एक्सेलरेशन भी नहीं प्राप्त कर सकती। रेडिएशन कहाँ से आ गया। अरे, रिटार्डेशन तो है, पर जब कोई वस्तु एक्सेलरेट हो रही है, बाइक, या तो तुम एक ही समय पे, या तो बाइक को तुम तेज स्पीड में भगाओगे या फिर स्लो करोगे। तुम स्लो करते वक्त उसको भगा कैसे सकते हो, ब्रेक भी लगा रहे हो, भगा भी रहे हो। जब वो ब्रेक लगाओगे तो वो बाइक कैसे भाग सकती है आगे। तो रिटार्डेशन कैसे होगा, एक्सेलरेशन के साथ में। हाँ, तो एक समय पर नहीं कर सकते ना हम। एक बार बताओ, ये t इज इक्वल टू समथिंग है, अब इस t पर या तो रिटार्डेशन होगा या फिर एक्सेलरेशन होगा। एक ही समय पर दो दो स्थितियां संभव नहीं हो सकती। समझ में आई बात। तो लिख लो, ये ग्राफ भी संभव नहीं है, क्योंकि एक ही समय पर दो तरह का त्वरण उत्पन्न नहीं होता। चौथा बताओ। बताओ, संभव है कि नहीं है। ये भी संभव नहीं है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पर स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि स्पीड हमेशा दूरी पर निर्भर करती है, और दूरी अगर एक बार चल ली तो फिर वो चलेगी ही सही, वो पॉजिटिव ही रहेगी, वो नेगेटिव कभी नहीं होगी। हाँ, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है, पर स्पीड की जहां तक बात आती है तो ये लिख लो, ये ग्राफ संभव नहीं है,
क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बिल्कुल, वेलोसिटी होता तो पॉसिबल होता। आई एग्री, वेलोसिटी होता तो पॉसिबल होता। अब बताओ, अगर वेलोसिटी होता तो मैं उसको सिंपली वी लिखता ना सोनिया, मैं स्पीड में क्यों लिखता उसको इंग्लिश में? मैंने उसको इंग्लिश में लिखा है, इसके पीछे कुछ राज है। कोई बात नहीं सौरभ, कोई बात नहीं, तुम पीछे से ले लो क्लास, तब तक सोनिया से सवाल जवाब करते हैं। कैसे सही करूं इसे? सौरभ एक काम करो, तुम्हारा जो है ना उसको आगे बढ़ा दो, लाइव कहीं पे लिखा रहा हुआ, लाइव पे क्लिक करो। क्यों सोनिया, सौरभ की मदद करो तुम, इसकी क्लास को टाइम पे लेके आओ। हाँ बिल्कुल सोनिया, यू आर राइट। डिस्टेंस नेगेटिव है इस ग्राफ में, इसलिए ये ग्राफ संभव नहीं है। तो फिर उस पे उसको आगे ले आओ ना पकड़ के, वो जो आता है ना स्ट्रिप आती है ना, उस स्ट्रिप को आगे ले आओ। उस स्ट्रिप को आगे ले आओ। अच्छा, ऐप को कट करके वापस चला लो, ठीक है, ये भी सही आइडिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐप को पूरा क्लोज करके फिर ऐप ओपन करो। ओके, अगला ग्राफ बताओ। अगले ग्राफ में 3 ग्राफ बताऊंगा, तीनों ग्राफ बताओ संभव है कि नहीं है। छठा, सातवां और आठवां। बताओ तीनों में से क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, क्यों नहीं है, इसका भी मुझको कारण बताओ। सभी प्रकार के कारणों का उत्तर दीजिए। सभी प्रकार के कारणों का बखूबी उत्तर दीजिए। फिफ्थ का बताया मैंने कि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए ग्राफ संभव नहीं है। एक्चुअली न तो दूरी न चाल दोनों ही ऋणात्मक नहीं हो सकते। चाल व दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए चौथा व पांचवें नंबर का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मुझे बताओ 6, 7, 8 इन ग्राफ में से क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है।
बताओ बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड सौरभ। सातवें में और आठवें में, इन सब में क्या है? सातवें में क्या है, आठवें में क्या है? वेग भी नहीं हो सकता। वेरी गुड, तीनों में सेम रीजन, लिख लो। तीनों ग्राफ संभव नहीं है क्योंकि कांस्टेंट टाइम में किसी प्रकार की इम्पॉसिबल है। तीनों ग्राफ संभव नहीं है क्योंकि कांस्टेंट में किसी भी प्रकार की गति इम्पॉसिबल है। अरे यार, जब टाइम रुका रहेगा तो गति कैसे करोगे? जादूगर थोड़ी हो। हाँ हाँ, वही तो। कांस्टेंट टाइम में कोई गति संभव होती ही नहीं है बेटा, जादूगर थोड़ी हो कि एक ही सब समय रुका हुआ है और तुम चले जा रहे हो। ऐसे कैसे संभव है? समय रुका है, तुम चले जा रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है ना? तो इसीलिए ये संभव नहीं है। भावनाओं को समझो, ठीक है? ये वाली बात है। अगला लिखो। नोट डाल के लिखना। देखो एक चीज समझा हूँ, v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। तो अगर मुझे मान लो कि s निकालना है, तो s बराबर कितना हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? तो वी टी मतलब क्या हो गया, v और t का मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक्स वाई कर्व है, तो उस एक्स वाई में टी एक्स मल्टीप्लाई विद द डी वाई विच इज डिनोट द एरिया ऑफ दैट कर्व। तो v और t के मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा, उस ग्राफ का क्षेत्रफल हमेशा विस्थापन को बताएगा। द एरिया बिटवीन द कर्व v एंड t ऑलवेज डिनोट द डिस्प्लेसमेंट। दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है ना? ये फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो कभी तुमको ऐसे दिख जाए ना बेटा कि टी और वी में कोई ग्राफ बना हुआ है, और इसके ग्राफ में इस तरह से कोई ग्राफ है, तो इसका एरिया दिख लिया करो बस आप लोग, कि इस भाई साहब ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, इन भाई साहब ने कितना एरिया कवर किया हुआ है। तो ये जितना एरिया कवर करते हैं, जैसे मान लो ये 10 तक ऊपर पहुंच गया, यहाँ तक 10 तक पहुंच गया, और ये 2 तक यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ लिख दो कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिख लो, विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ के मध्य मेरा क्षेत्रफल। इस ग्राफ के अंदर मान लो विस्थापन निकालना है, तो वो इस ग्राफ का एरिया हो जाएगा। जब ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल का एरिया कितना था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट, तो इसका मतलब ये लगभग लगभग हो गया 10, और एरिया की डायमेंशन मीटर स्क्वायर में होती है। एक बार विस्थापन को दर्शाएगा कि भैया 10 मीटर का विस्थापन हो चुका है। हेलो,
आज क्या है, जयपुर में लगातार बारिश हो रही है दिन भर से यार, दमदार बारिश हो रही है, इस चक्कर में नेटवर्क इशू आ सकते हैं। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ठीक है। क्लियर। आगे बढ़े। अब एक सवाल और करते हैं। एक सीधी रेखा में गतिशील कण का वेग समय ग्राफ निम्न है। देखो, एक सीधी रेखा में गतिशील कण का तुमने वो सारे सवाल किए नहीं किए? ग्राफ देखो, किसने कराई क्या भाई? यहाँ तक 10 दिया हुआ है आंकड़ा, और ये आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है उसने, एक, दो, ये जीरो है और ये फर्स्ट है। फिर उसके बाद में दूसरा आंकड़ा ये ए पॉइंट पे आया, फिर ये बी पॉइंट पे आ गया, और ये है 4। फिर इससे और बड़ा ये दूसरा आंकड़ा है इसका 20, फिर ये सी पॉइंट पे आ गया, और फिर एकदम से ये नीचे गिर गया। ये जो है डेटा वो है 6, और ये है 8। ऐसा कुछ है। डायग्राम ठीक तरीके से बना नहीं, बट आपको मैंने संकेत दे दिए तो वो डायग्राम आप समझ जाओगे। कोई बात नहीं सौरभ, डायमेंशन वालों के सॉल्यूशन देख लेना। आगे तो बढ़ो, अभी तो एरर के सवाल और बचे हैं उसमें तुम्हारे। वो एरर के सवाल तो कर लो कम से कम। ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो आगे, इसमें मैं तुम्हें यूनिट नंबर सेकंड जो वेक्टर वाली है, उस यूनिट नंबर सेकंड वेक्टर वाली के सवाल देने वाला हूँ बहुत जल्दी। आज या कल में अपलोड कर दूंगा मैं वेक्टर वाली यूनिट के सवाल, इसलिए जल्दी करना। इसीलिए जल्दी करें। माइक्रोन वही तो होता है, माइक्रोमीटर में तो होता है। अरे सोनिया, माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, उसी को माइक्रोन बोलते हैं। 10⁻⁻⁻6 मीटर, दैट्स कॉल्ड द माइक्रोन। एक लेंथ की डायमेंशन होती है। माइक्रोन एक लेंथ का डायमेंशन होता है जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है। हाँ तो आपको क्या करना है, लिखो इसमें, इस कण के लिए के संगत विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। इस कण के संगत विस्थापन समय ग्राफ बनाइए।
देखो इसको आपको तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा। जैसे नंबर 1 ग्राफ है, 0 टू ए पे आ जाओ, मतलब ओ से लेके ए तक का ग्राफ देखो आप। इसमें ना ग्राफ तुमको दे रखा है उसने स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू क्या है, t है। मतलब क्या हो गया, ds अपॉन डी टी विच इज प्रोपोर्शनल टू t। तो s प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अल्टीमेटली s की पावर कम है तो मुंह s की तरफ खुलेगा इसका पैराबोला। तो पहला वाला ग्राफ तो ऐसा हो जाएगा। दूसरे वाले ग्राफ में आते हैं, ए से लेके बी तक आ जाओ। ए से बी तक जब आओगे तो इसमें देखो ना, v बड़ा कांस्टेंट है, इसमें v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ds अपॉन dt जो है वो एक कांस्टेंट है। ग्राफ बनेगा, मतलब दूसरा ग्राफ ऐसा हो जाएगा इसका, s और t के लिए। तीसरा ग्राफ देखो, b से लेके c तक, इसमें v प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है ना, ये तो है। सेम ग्राफ बनेगा फर्स्ट वाले जैसा, तो वो तीसरा वाला फर्स्ट वाले जैसा बन जाएगा, ऐसे बनेगा वो। चौथा वाला नीचे की तरफ स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। चौथा वाला जो है वो नेगेटिव स्लोप है। तो है तो v प्रोपोर्शनल टू t ही है, पैराबोला बनेगा वो। बट tan थीटा की वैल्यू क्या है उसकी, नेगेटिव। सो डी एस अपॉन डी टी का वैल्यू जो है वो माइनस में t है। तो माइनस का t का मतलब एक तरह से ये ग्राफ बनेगा तो पैराबोला ही, बट ऐसा बनेगा, थीटा की वैल्यू लगातार घटती जाएगी, ऐसा ग्राफ बन जाएगा एस ओ टी। बहुत बढ़िया। अब पढ़ाई शुरू कर दो बस दमादम, अब पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। तो ये ग्राफ वाले सवाल भी खत्म हुआ। अब कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर थर्ड, थर्ड हो गई, फोर्थ पढ़ाऊंगा। टू डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। कल से हम पढ़ेंगे द्विविमीय गति, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आएगी और सर्कुलर मोशन आएगी। मेनली दो तरह की मोशन हम लोग पढ़ेंगे अब कल से, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कल नहीं करूँ, परसों कर दूंगा, परसों कर देंगे। यूनिट नंबर सेकंड वेक्टर वाले के सवाल। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब रात को बैठ के सवाल करो, आज और कल में फिनिश करो उसके सवाल, और मुझे बता दो कि सर हमारे सवाल हो गए। और मन लगा के करना, बिल्कुल मन लगा के, ठीक है ना। बाय बाय।